So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn building materials. Unit 1 है जो कि basic civil engineering and mechanics जो कि basic BCE का यूनिट 1 बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं। हम बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होता है, बेसिकली बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। लाइक ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ऑल दिस आर कॉल्ड बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, सो बिल्डिंग मटेरियल्स में ब्रिक्स जो है, ईट जिसको हम बोलते हैं, उसको क्लास बहुत ही डीप से पढ़ाया गया है, जो अच्छे से पढ़ाया गया है। सो आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज ब्रिक्स, इट्स पार्ट्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और स्लैश क्वालिटीज भी बोल सकते हो ऑफ अ गुड ब्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर ब्रिक्स। सो गाइस, आप सब जानते हैं ब्रिक इज़ अ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। मीन्स अगर हम जब भी बोलें कि बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, तो कोई भी जो पर्सन है वो सबसे पहले ब्रिक का ही नाम लेता है, ईंट का ही नाम लेता है। तो ब्रिक इज़ द बेसिक बिल्डिंग मटेरियल। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिक कुछ इस तरीके से रहता है। उसके ऊपर में आपने देखा होगा थोड़ा सा ना स्पेस बचा रहता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉग। नीचे वाले फेस को स्ट्रेचर फेस बोलते हैं, विच इज साइड फेस ऑफ अ ब्रिक। साइड वाले फेस को हेडर फेस बोलते हैं, जो कि एंड सरफेस ऑफ अ ब्रिक होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ब्रिक, सो हाउ कैन यू डिफाइन परफेक्ट डेफिनेशन फॉर ब्रिक? A brick is rectangular in shape and size that can be conveniently handled with one hand। एक ब्रिक जो क्या रहता है, रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज में रहता है, जिसको हम वन हैंड से easily हैंडल कर सकते हैं। Bricks may be made up of burnt clay or mixture of sand and lime or Portland cement concrete। ब्रिक को किससे बनाया जाता है? burnt clay से, जो कि और सैंड एंड लाइम के मिक्सचर से, या फिर और जो पोर्टलैंड होता है सीमेंट कॉन्क्रीट से भी बनाया जाता है। क्ले ब्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वाई? बिकॉज अगर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मीन्स दैट इज़ वाई बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली एंड ईजिली अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म बहुत यूज होगा, दैट इज कॉल्ड मोर्टार। मोर्टार क्या होता है? बेसिकली मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड विथ वाटर, इसी को बोला जाता है मोर्टार। ठीक है, मोर्टार वर्ड अच्छे से याद कर लो, बार बार यूज होता है। ऑल द अगर आप सिविल ब्रांच के हो तो ये बार बार यूज होगा, मोर्टार हो गया और बाकी सब है। सो मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड, जब सीमेंट के साथ सैंड मिला के एंड उसके वाटर के साथ मिक्सचर बनाया जाता है, उसको बोला जाता है मोर्टार। अब आते हैं इसके डायमेंशंस ऑफ ब्रिक में। ब्रिक भी बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है ये साइज ऑफ द ब्रिक, जो कि है डायमेंशन। सबसे पहले ब्रिक के तीन पार्ट्स में बांटा गया है इसके डायमेंशन को भी। स्टैंडर्ड ब्रिक जो कि 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर का होता है। नॉमिनल ब्रिक जो कि 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का होता है। देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिक और नॉमिनल ब्रिक में अगर आप देखें तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही ज़्यादा है किससे? स्टैंडर्ड ब्रिक से। वाई? बिकॉज नॉमिनल ब्रिक में हम मोर्टार के लिए स्पेस देते हैं, जो कि फ्रॉग होता है ना, जो कि उसका डिप्रेशन होता है, हम लोग वहाँ पे स्पेस देते हैं सो दैट कि हम वहाँ पे मोर्टार फील कर सकें। एंड ये क्या किसके काम आएगा? ग्रिपिंग के, अच्छी ग्रिप बनेगी, ये उसके लिए काम आएगा। सो दैट नॉमिनल और स्टैंडर्ड ब्रिक में बस यही डिफरेंस है। नॉमिनल ब्रिक में क्या होगा? आपके लिए स्पेस होगा मोर्टार के लिए, एंड ज़्यादा बहुत इजी है याद करना, ये स्टैंडर्ड ब्रिक से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा नॉमिनल ब्रिक का साइज। इसके बाद आता है कन्वेंशनल ब्रिक, जिसको ट्रेडिशनल ब्रिक भी बोलते हैं। इसकी डायमेंशन होती है 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। फिर आता है कंट्री ब्रिक और फील्ड ब्रिक, ये होता है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। ये जो डबल डैश है ना, ये इंच है, एक डैश मीन्स फीट। ओके, अब आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ, अच्छा उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक। ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या क्या ब्रिक किन किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है, ओके गाइस, सो कंपोजिशन ऑफ ब्रिक या इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक, सो किन किन चीज़ों से मिलके बना है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, जो एक
गुड ब्रिक होता है, अच्छा ब्रिक होता है, वो प्योर क्ले एंड सैंड का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होना चाहिए जो कि वाटर के साथ मिक्स होता है, जैसे जानते हैं। एंड फिर उसको ना ईजिली मोल्डेड मीन्स जो असली से कोई भी, अगर मैं इसको समझाऊंगी आगे, मोल्डेड का मीन्स बिकॉज एक गुड क्वालिटीज ऑफ अ ब्रिक में भी आता है। सो मोल्डेड का मीन्स सिंपली मीन्स अगर आप कोई भी उसको साँचा में डालें तो वो शेप का आ जाए। एंड ड्राइड जो सूखा होना चाहिए विदाउट एनी श्रिंकिंग एंड क्रैकिंग, उसमें कोई भी श्रिंकेज एंड क्रैकिंग नहीं आना चाहिए, वो इजीली मोल्डेड होना चाहिए। ठीक है, ये गुड ब्रिक की निशानियाँ, इसको मैं आगे बताऊंगी। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक। सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक में 5 चीज़ आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड मैग्नीशिया। सबसे ज़्यादा जो रहता है ये होता है इसमें सिलिका, जो कि 50 to 60% होता है, एल्यूमिना जो कि 20 to 30% होता है, लाइम जो कि 2 to 5% होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन जो कि 5 to 6% और लेस देन 7% होता है, मैग्नीशिया जो कि लेस देन 1% मीन्स मैग्नीशिया सबसे कम होता है इसमें। ठीक है, तो सिलिका का क्या काम है एक एक करके देख लेते हैं। आप लोग डेफिनेशंस देख ही रहे हो, सो मैं आप लिटरली बता देती हूँ सीधे सीधे। तो सिलिका ही क्या होता है, सैंड के फॉर्म में होता है, सैंड और सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिना, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिलिका के प्रिवेंट से जब क्या रहता है, वो ब्रिक में ना श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को रोकता है, मीन्स ब्रिक में दरार नहीं आती सूखने के बाद एंड कोई भी क्रैक्स नहीं आते। सो सिलिका क्या करता है, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग को रोकता है। ठीक है, एंड अगर ठीक है, एंड कोहिजन जो कोहिजन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसको भी रोकता है। एक्सेस ऑफ इट्स क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन प्रॉपर प्रोसेस प्रोड्यूसेस हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू हीट एंड ड्यूरेबिलिटी। एक्सेस ऑफ, जब हम एक्सेस में कोई भी सिलिका मिला देते हैं तो ये क्या करता है, हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस टू हीट मतलब हीट को रेजिस्ट करने के लिए, एंड ड्यूरेबिलिटी बिटवीन द एक्सेस ऑफ इट डिस्ट्रॉयज द कोहिजन बिटवीन द particles and bricks become brittle. Cohesion. सो ये वाली लाइन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन प्रॉपर प्रोपोर्शन प्रोड्यूसेस हार्डनेस रेजिस्टेंस टू हीट। प्रॉपर जब मात्रा में, प्रोपोर्शन में सिलिका रहता है वो हार्डनेस प्रोवाइड करता है एंड हीट से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट एंड ड्यूरेबिलिटी। ओके, बट जब किसी भी चीज़ की एक्सेस होती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें हम लोग को डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा ना। तो उसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, जब सिलिका ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, कोहिजन बिटवीन द पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। कोहिजन मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ एक साथ आके चिपकती है ना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहिजन। तो जो पार्टिकल्स जब चिपके गए नहीं तो एक फाइन मिक्सचर या हमारा जो ब्रिक बनेगा कैसे, पार्टिकल्स जब रहेगा ही नहीं। एंड सिलिका इज द मोस्ट क्या बोल सकते हो, सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो अवेलेबल होता है वो होता है सिलिका। तो कोहिजन अगर ख़त्म हो गया तो ब्रिक बनेगा कैसे, है ना। कोहिजन मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ आके मिलती हैं उसको कोहिजन बोलते हैं। सो कोहिजन बिटवीन द पार्टिकल्स साथ में रहेंगे ही नहीं, है ना, उसको ख़त्म कर देता है। एंड ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स नाजुक, जो ब्रिक्स को नाजुक बना देता है। तो यार जब क्रशिंग क्या ही स्ट्रेंथ रहेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना, उसकी ब्रिक्स की। सेकेंड है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी टू द क्ले सो दैट ब्रिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड ऑन ड्राइंग इट यूजेस इट्स प्लास्टिसिटी एंड बिकम हार्ड। प्लास्टिसिटी आपको पता होगा, एक लिमिट के बाद कोई भी बॉडी अपना शेप चेंज करना बंद कर देती है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो एल्यूमिना क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, प्लास्टिसिटी देता है सो दैट कि क्ले जो है वो मोल्ड हो सके, किसी भी शेप में, कोई भी सांचे में हम डालें वो मोल्ड हो सके। एंड सूखने के बाद वो क्या करे, सूखने के बाद वो अपनी प्लास्टिसिटी एक लिमिट में आने के बाद वो प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ करके हार्ड हो जाए और फिर हम उसको वापस से किसी भी शेप में ना डाल सकें। ये होता है एल्यूमिना का काम, ठीक है, हार्ड हो जाए। brick needs to be hard no because it is basic building material. so एल्यूमिनियम का सिंपल काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना एंड प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना क्ले को, सो दैट कि जब ब्रिक मोल्ड हो जाए, हम उसको शेप दे दें तो क्या हो जाए, ड्राइंग के बाद ये प्लास्टिक प्रॉपर्टी यूज़ करके हार्ड हो जाए। ठीक है, लाइम क्या करता है,
स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइन इज डिजायरेबल इन गुड ब्रिक। ठीक है, ये बहुत ही फाइन पाउडर स्टेट में पाया जाता है। इसके दो पर्पस होते हैं बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, श्रिंकेज को रोकता है, ड्राइंग होने में जो श्रिंक होता है ना, श्रिंकेज उसको रोकता है। एंड सेकेंड क्या करता है, सिलिका पार्टिकल्स को एनेबल करता है मेल्ट होने के लिए एंड बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ द ब्रिक्स टुगेदर। ये सिलिका पार्टिकल्स को मेल्ट करता है एंड पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखने में हेल्प करता है, बाइंडिंग द पार्टिकल्स ऑफ ब्रिक्स टुगेदर। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन क्या करता है, बेसिकली ये होता है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। द कलर ऑफ ब्रिक रेंजिंग फ्रॉम लाइट येलो टू रेड डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। आपने देखा होगा कुछ ब्रिक ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, कुछ येलो भी होते हैं और कुछ डार्क रेड होते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी और इम्परमेएबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स को इंक्रीज कर देता है। एंड नाउ सो गाइज आई विल टेल यू ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परमेएबिलिटी क्या होता है। ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करता है, दैट मीन्स मजबूती बढ़ा देता है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स मजबूती या सहनशीलता एंड इम्परमेएबिलिटी मीन्स द मटीरियल विच डज नॉट अलाउ एनी वाटर और फ्लूइड टू पास थ्रू इट। ऐसी ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर को ना अपने में से पास नहीं होने देती, ये पास नहीं होने देती, ये होता है इम्परमेएबिलिटी। सो दैट आयरन ऑक्साइड क्या करता है, इन सब चीज़ों, इन दोनों प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है ताकि ब्रिक अच्छी भी रहे एंड वो अपने में से वाटर, मतलब श्रिंकेज की प्रॉब्लम ना आए तो वाटर को पास ना होने दे। ठीक है, ये क्या होता है, 5 to 7% में रहना चाहिए, 5 to 7% से लेस में रहना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि आयरन ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक ऑक्साइड ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग जब होगा, बर्निंग हम करके पकाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रिक ब्लैक भी होते हैं। एंड देन उसके बाद है मैग्नीशिया। स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट इन ब्रिक। मैग्नीशिया कितना होता है, लेस देन 1%, imparts yellow tinge to the brick and decreases sinkage। सीधी सी बात है, ये सिंकेज को डिक्रीज करता है एंड ये येलो टिंज प्रोवाइड करता है। टिंज मीन्स हो सकता है आपको येलो कलर बोलो, ऐसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड देन अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ब्रिक। गाइस, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ के लिए आई विल टेल यू समथिंग। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ब्रिक अगर हम ये देखें तो ओके लेट मी ओपन। ओके, फर्स्ट जल्दी बताएंगे बिकॉज आई want to make this video as a kind of a revision video for you so that कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे एंड आप जल्दी से समझ जाए। सबसे पहले गुड ब्रिक क्या होगा, वो ब्रिक जो हम किसी भी शेप में दे सकें। सो अ ब्रिक शुड बी एटलीस्ट टेबल मोल्डेड, वेल बर्न्ड एंड फ्री फ्रॉम क्रैक। एक ब्रिक ऐसा होना चाहिए जो कि टेबल मोल्डेड होना चाहिए, दैट मीन्स वो किसी भी शेप में इजीली मोल्ड हो सके, वेल बर्न्ड होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम क्रैक्स, क्रैक से दूर होना चाहिए। ओके, डायमेंशन टेस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड साइज क्या बताया था, 19x9x9 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म साइज एंड शेप का होना चाहिए एग्जैक्टली। एंड जो साइज ऑफ द ब्रिक है मोर्टार का, उसके लिए 20x10x10 सेंटीमीटर आपको बता चुकी नॉमिनल साइज होता है। वेट ऑफ द ब्रिक 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1800 kg, और आप बोल सकते हो 1 मीटर ब्रिक का होता है 3.5 और 3.6 kg। ठीक है, साउंड टेस्ट होना चाहिए। साउंड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्रिक शुड प्रोड्यूस क्लियर मेटेलिक रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद ईच अदर। जब दो ब्रिक्स को एक साथ हम स्टक करें, मीन्स एक साथ टकराएं, तो उसे क्लियर मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। देन ओनली इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ गुड ब्रिक। स्ट्रक्चर टेस्ट, कोई भी वॉइड्स नहीं रहना चाहिए, होमोजीनस स्ट्रक्चर रहना चाहिए। वॉइड्स मतलब कोई भी खाली स्पेस नहीं रहनी चाहिए उसमें। एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर कितना ही एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन टेस्ट अलग से है ब्रिक्स के लिए। जब हम ब्रिक्स को 24 आवर्स वाटर में इमर्ज करके रखते हैं, डुबो के रखते हैं, तो वो ब्रिक्स की बेसिकली 3 क्लास होती है। फर्स्ट क्लास के लिए उसको 20% वाटर इमर्स होना चाहिए, सेकंड के लिए उसको 22 एंड थर्ड के लिए 25%। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट देना चाहिए। शुड कंप्रेस, यूटीएम मशीन आता है इसके लिए, बेसिकली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको
जिससे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लेते हैं, इसको भी मैं बताऊंगी। सो फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 10 न्यूटन पर mm मीटर स्क्वायर, एंड सेकंड के लिए 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड के लिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देख सकते हैं, मैं सब दिखा रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट स्टेबल मोल्डेड होना चाहिए, कोई भी शेप साइज का होना चाहिए, डायमेंशन टेस्ट को फुलफिल करना चाहिए। जब दो ब्रिक को एक साथ टकराएं तो क्लियर मेटेलिक साउंड देना चाहिए, फ्री फ्रॉम वॉइड्स होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन टेस्ट को फुलफिल करना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फुलफिल करना चाहिए। एंड देन टफनेस टेस्ट क्या होता है, जब ब्रिक को हम 1 मीटर के हाइट से ड्रॉप करें, नीचे गिराए, तो ब्रिक्स में नहीं टूटने चाहिए, ठीक है, मीन्स पीसेस में नहीं टूटने चाहिए। हार्डनेस और वाइब्रेशन टेस्ट मतलब कि जब हम उसको फिंगर नेल से स्क्रैच करेंगे, जैसे ये ब्रिक है तो मैंने ऐसे स्क्रैच किया, तो वहाँ पे कोई भी इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए मेरे नेल्स का या स्क्रैच करने का। एल्कली टेस्ट, जब हम उसको 24 आवर्स इमर्ज करके रखें तो कोई भी स्टेनिंग या एफ्लोरेसेंस जो बुलबुला आता है ना, वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। सो ये है आपके क्वालिटीज़ ऑफ अ ब्रिक। एंड देन है क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्रिक। सो बहुत जल्दी बताऊंगी बिकॉज आप देख ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स बेसिकली टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। अनबर्न ब्रिक जिसको बोलते हैं सनड्राइड ब्रिक और बोलते हैं बर्न्ट ब्रिक। अनबर्न ब्रिक क्या होता है, सनड्राइड ब्रिक क्या होता है, बेसिकली दिस ब्रिक आर दोज विच इज ड्राइड इन सन में, जो मोल्डिंग करने के बाद शेप देने के बाद जो सन में ड्राई करते हैं उसको हम सनड्राइड ब्रिक कहते हैं। इसको कूचा ब्रिक्स भी कहा जाता है। और ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मीन जो चीप स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक बाउंड्री वॉल हो गया, वॉल ऑफ आर्ट्स हो गया, इसको यूज़ किया जाता है। अब देखो चीप ब्रिक्स है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, सो हम इसको हैवी रेन में नहीं एक्सपोज कर सकते। हम कोई भी ब्रिक को कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ हैवी रेन होता है हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते। क्या है, मोल्ड होने के बाद सन में ड्राइड करते हैं। देन सेकंड है चीप स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है। कूचा ब्रिक्स भी कहा जाता है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं आप बाउंड्री वॉल एंड हर्ट्स। बर्न्ट ब्रिक क्या होता है, बर्न्ट ब्रिक विच इज यूज्ड फॉर परमानेंट कंस्ट्रक्शन। इसमें 3 होते हैं ग्रुप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या करते हैं, ये 15% ऑफ ड्राइड वेट से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। पहले वाले अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो ये वेरी करते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी वेरी है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं 10 न्यूटन पर mm का। क्लीन एंड इवन सरफेस होता है, एंड साउंड होता है, वेल बंट होता है। एंड किसके लिए यूज़ करते हैं इसको, बियरिंग वॉल के लिए एंड रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होता है, ये क्या करता है, रिंगिंग साउंड एमिट करना चाहिए जब 2 ब्रिक्स को एक साथ स्टक करे। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 न्यूटन पर mm होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन सेकेंड क्लास ब्रिक के था 22% होना चाहिए। रेक्टेंगुलर इन शेप होना चाहिए, यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, शार्प एज होना चाहिए। किस लिए यूज़ करते हैं भाई, लोड बियरिंग वॉल एंड सिंगल स्टोरी हाउस के लिए। थर्ड क्लास ब्रिक जो है ये स्लाइटली अंडरबर्न्ट होता है, एमिट डल साउंड व्हेन स्टक, साउंड ये भी देता है लेकिन डल देता है। सो इंटेंसिव साइन ऑफ एफ्लोरेसेंस। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 3 पर न्यूटन mm स्क्वायर। एंड वाटर एब्जॉर्प्शन तो आप जानते हैं 25% का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। यूजेस किसके लिए है, अब देखो थर्ड क्लास ब्रिक है, सो बाउंड्री वॉल के लिए यूज़ होगा, चीप स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में। मैंने इसको पहले ही एक शॉर्ट्स वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। सो मैं जल्दी ऐसे सिंपली बता देती हूँ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बेसिकली होता क्या है। सो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है कि फॉर ब्रिक्स होता है कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या रखना है, ब्रिक के 4 से 5 सैंपल लेने हैं, इसको आपको वेट करना है। एंड देन आपको इसको ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस के लिए 2 से 3 घंटे तक रखना है, बाहर निकालना है। एंड देन आपको फिर अगेन इसको वेट करना है, जिसका वेट होगा W1। एंड देन आपको इसको क्या करना है, 24 आवर्स तक वाटर में इमर्ज करके रखना है, प्रॉपरली इमर्ज होना चाहिए, जिसका वेट होगा। एंड देन इसको वापस निकालना है, एंड देन इसको वेगिंग करना है, उसका वेट होगा W2। एंड देन आपको इसका परसेंटेज निकालना है W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100 करके। सो ये आपको वाटर एब्जॉर्प्शन का निकल जाएगा। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड 20%, 22%, 25%, ऐसा इस तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन निकलेगा। एंड देन कंप्रेसिव टेस्ट फॉर ब्रिक्स के लिए क्या
करना है, आपको ब्रिक्स लेने हैं 4 से 5 सैंपल अगेन, एंड उसमें ना आपको इमर्ज करके रखने हैं वाटर में, एंड देन मीन्स इमर्ज करके आउट करना है। एंड देन उसके आपको जो डिप्रेशन होता है, फ्रॉग होता है, उसमें आपको ना मोल्टार फील करना है जो कि मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड रहता है। देन आपको उसको डैम्प जूट बैग से कवर कर लेना है 3 दिन के लिए, एंड देन आपको उसको यूटीएम मशीन में जाके जो जो प्रोसेस होता है उसमें करना है। सो इस तरह से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट निकल जाएगा। बहुत जल्दी मैं समझाई हूँ बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। सो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, एंड इफ़ यू वांट अनदर videos for different topics, so you can also comment below, and also don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.